guys, welcome back to my YouTube channel Runner KSP. So guys, this is a Renault Duster RXZ वेरिएंट। तो ये 2017 का मॉडल है। इसका एक ऑनरशिप रिव्यू इसमें हम आपको शो कि 3 साल के बाद में ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही है और कैसी इसमें अभी तक कंडीशन देखने को मिल रही है। और गाइस, अगर पर्सनली ओपिनियन की बात करो, मेरे को गाड़ी ये ऑलरेडी काफ़ी पसंद थी पहले से। जिस टाइम पे ये SUV लॉन्च हुई थी, काफ़ी कम बजट में लॉन्च की गई थी और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट आज की डेट में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो लोग ज़्यादा और ऑप्शन के साथ चले आते हैं। बट उस टाइम पे लिमिटेड ऑप्शन थे, तो ये वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन था उस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है और क्या क्या उस टाइम पे कंपनी हमको ऑफर्स दे देती थी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो कुछ इस टाइप से आपको क्रोम की ग्रिल मिल जाती है और एक बड़ा सा आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर शो हो जाते हैं, बहुत बड़े साइज़ के टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको हाइलोजन ही सेटअप मिलता है, जो कि डुअल चैम्बर दिया गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी LED का ऑप्शन इसमें प्रोवाइड नहीं किया था, बट हाइलोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी जो इसके ऑनर है उससे पता करेंगे कि कैसा उनकी परफॉर्मेंस मिलती है लाइट्स में। बाकी आगे देखते हैं। नीचे आपको कंपनी से ही फॉग लैम्प मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसकी पूरा टॉप मॉडल आता था उस टाइम पे, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता था। तो अगर नंबर की बात करूँ तो भाई नंबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस गाड़ी का। लगभग बहुत मुश्किल से नंबर प्रोवाइड होता है 1111। काफ़ी एक्सपेंसिव नंबर इसमें उस टाइम पे लिया गया था। तो बाकी साइड से आपको एक बार डायमेंशन दिखा देता हूँ कि कैसी डायमेंशन मिलती है। तो भाई साइड से बात करूँ तो कुछ इस टाइप की आपको लेंथ मिल जाती है। डायमेंशन की बात करता हूँ तो इसमें आपको 1315 mm की लेंथ मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस उस टाइम पर ऑफ़र किया गया था, जो कि भाई बहुत तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस उसमें दिया गया था। 205 mm दो नेक्सॉन में आज की डेट में 210 मिल रहा है, पर 205 आज भी बहुत कम SUV में ऑफ़र हो रहा है, जो कि पर्सनली कहूँ तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए मैं एक बार पीछे से आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ये डीजल वेरिएंट है और इसमें 50 लीटर की कैपेसिटी उस टाइम दी गई थी। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको एक रूफ रेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लगता है। रूफ रेल्स काफ़ी अच्छी लगती है इस गाड़ी पे। बट इसकी जो मेन मेरे को अच्छा नहीं लगा 2017 के हिसाब से, वह है इसका एंटीना इतना लंबा सा आपको देखने को मिलता है। इसको अगर शार्क फिन एंटीना दे दिया जाता उस टाइम पे अवेलेबल था, तो काफ़ी अच्छा हो जाता। तो चलिए एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ आपको पीछे से क्या क्या मिलता है। तो पीछे से बात करूँ तो भाई कुछ ऐसी डायमेंशन पीछे से मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही लगती है और काफ़ी अच्छी इसमें दी गई थी। अगर पीछे की बात करूँ तो इसमें आपको 1822 mm की विड्थ मिलती है और 1695 mm की हाइट मिल जाती है। तो डायमेंशन के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी थी और अंदर से काफ़ी स्पेशियस इसको बनाया गया था। में भी आती थी और 4x2 में भी आती थी, दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे। पीछे की बात करूँ तो आपको बैक वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिरर मिल जाता है और यहाँ पे आपको हाई स्पीड लैम्प मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पे आपको RXZ DCI की बैजिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको सेम हाइलोजन सेटअप दिया गया था। कोई भी LED ऑप्शन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं किया गया था, जो कि काफ़ी बुरी बात है। तो यहाँ पे आपको बीच में एक रेनॉल्ट का लोगो मिल जाएगा अगेन, और फिर नीचे आपको बड़ी सी डस्टर की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि पर्सनली कहूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको रेनॉल्ट लिखा दिख जाएगा। बाकी आपको 4 बैक सेंसर्स मिल जाते हैं। कैमरा इसमें कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया गया, जो कि उस टाइम पे किया जा सकता था। तो बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 बैक सेंसर्स के नीचे ही आपको 2 रिफ्लेक्टर मिलता है और इसका एग्जॉस्ट इस साइड पे दिया गया है। मेनली जो एग्जॉस्ट आता है वो राइट हैंड साइड पे आते हैं, बट इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे एग्जॉस्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी इसको एक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी सब कुछ बॉडी शेप दी गई है और काफ़ी अच्छा सब कुछ मैनेज कर रखा है। कुछ भी आपको बिज़ी होने के बाद भी बिज़ी सा नहीं लगेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसके बूट की बात कर लेते हैं एक बार। तो गाइस एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसको बूट ओपन करना है तो नॉर्मल इसी में ही इसके बटन दिया गया है। नॉर्मली आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट दी जाती है, बट इसमें यहाँ पे इसके साथ आप बूट को ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और भाई बूट काफ़ी हैवी फील कराता है आपको, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो गाइस
अगर बूट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ऑफर होता है इसमें। 475 लीटर का बूट स्पेस इसमें दिया गया है, जो कि लगभग एक सेडान जितना मिलता है। आप एक सेडान गाड़ी लेने जाएंगे, सेमी सेडान की बात करें तो इतना बूट स्पेस में ऑफर होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस मिल जाती है ताकि आपको सामान रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अगर स्पेयर व्हील की बात करूँ तो नीचे आपको बम्पर के नीचे स्पेयर व्हील प्रोवाइड होता है, तो यहाँ से आपको ओपन करना पड़ता है। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे भी इसको लेके जा रहे हैं तो आपको सामान रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी भाई बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। इसका जो मैंने ये बूट ओपन किया काफ़ी अच्छा मेरे को हैवी फील करा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब साइड से मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है। बाकी इसके टायर साइज़ की बात करता हूँ। बाकी भाई टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको R16 टायर मिल जाता है। 215/65 R16 टायर प्रोवाइड किए गए थे और कुछ ये ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। बाकी आपको इसमें फ्रंट में डिस्क का ऑप्शन मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। अगर रियर में भी आपको डिस्क मिल जाते तो काफ़ी अच्छा होता। बाकी एक पर्सनली बात कहूँ तो क्या मेरे को पसंद नहीं आया, पर्सनली कहूँ तो इस चीज़ को यहाँ से हटा के यहाँ पे ORVM पे प्लेसमेंट दी जा सकती थी, पर कहीं कहीं पे बहुत लिमिटेड से ही कॉस्ट कटिंग दी गई है। बाकी चलिए अंदर एक बार चलते हैं कि अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है। तो गाइस अंदर आने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर इसमें हमको क्या क्या मिल जाता है। आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कुछ स्पेस सा मिल जाता है, यहाँ पे आपको काफ़ी डीप स्पेस है। बाकी यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बट एक बात कहूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिट एंड फिनिश ऐसी मिलती है आपको। 3 साल के अंदर ये थोड़ा सा बोलने से लग गया है। तो बाकी अंदर से देखते हैं इंटीरियर में कैसी क्वालिटी मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है स्पीकर की, जो कि काफ़ी सही है। सो गाइस अब हम अंदर आ गए हैं। तो अंदर आने के बाद में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। इसमें आपको 2 स्पीडोमीटर मिलते हैं, 2 आपको टैकोमीटर मिलता है और एक आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे आपको RPM की बैजिंग मिल जाती है, जिसमें आपको 7000 तक बैजिंग दी गई है। तो बीच में आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें 210 तक बैजिंग मिलती है। नॉर्मली 220 देखते होंगे, पर इसमें आपको 210 मिल रही है जो। तो बाकी यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको सारे ऑप्शन मिलते रहते हैं। बाकी अगर यहाँ की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये कुछ बटन जिसमें सारे मीडिया के दिए गए हैं, इसको अगर उठा के भाई यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। अब यहाँ पे आपको लिमिटेड से ही बटन मिलते हैं, इसको यहाँ पे प्लेसमेंट दिया जा सकता। तो स्टीयरिंग की बात करूँ, आपको सिंपल सा ही स्टीयरिंग स्टैम उस टाइम भी आपको ऑफर किया जाता था, जो कि काफ़ी नॉर्मल था और काफ़ी बेसिक सा लगता है। 2017 में भी आपको कोई खास टच इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया था। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले उस टाइम भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। नॉर्मल आपको एक मीडिया प्लेयर मिलता था जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता था। तो ऐसा सा कुछ इसमें यूज़र इंटरफेस मिलता था। तो इसमें क्रिएटिव काफ़ी मतलब झंझट सा है इसमें, काफ़ी यूज टू नहीं है। तो बाकी तो यहाँ पे आपको नीचे एक हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये डोर्स को अगर लॉक करना है ऐसे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको क्रूज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नॉर्मली आपको यहाँ पे क्रूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट इसमें आपको यहाँ पे क्रूज़ का ऑप्शन मिलता है, जो कि थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन है। आपको यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, रेगुलर यूज़ में आदत पड़ जाएगी, बट पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड है। बाकी यहाँ पे 2017 में भी आपको मैनुअल AC मिलता था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC प्रोवाइड किया जा सकता था। बाकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का इंडिकेशन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी गियर की बात करूँ, इसमें आपको 6+1 गियर के साथ आता था, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है, आपकी राइडिंग को स्मूथ कर देता था। बाकी भाई यहाँ पर भाई कुछ स्पेस मिल जाता है, कप होल्डर आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी 12 वोल्ट मिल जाता है। बाकी ये कुछ मोड दिया गया है इसमें, आप इको मोड से मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इको मोड दिया गया है, तो जिससे आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम करके एवरेज ज़्यादा दिया जा सके। बाकी ORVMs के कंट्रोल भाई आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिकली आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यह आपको डोर्स पे मिलता है, बट इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, जो कि बाकी भाई इसमें सेफ्टी की बात करें तो उस टाइम इसमें आपको ABS
का ऑप्शन मिलता था, EBD नहीं दिया जाता था। बाकी 2 एयर बैग इसमें दिए गए हैं, एक एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे है और एक एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ आपको स्पेस सा मिल जाता है। बाकी नीचे आपको एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि ठीक ठाक है। बाकी इधर के डोर पे आपको क्रोम हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल और नीचे आपको स्पीकर की पोजीशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो स्पेसिंग के मामले में गाड़ी काफ़ी डेफिनेटली ठीक ठाक अंदर से स्पेस मेरे को देखने को मिल रहा है। मेन टर्न है, उसके कंपटीशन आती थी इस टाइम पे, तो काफ़ी सेम ही बिल्कुल है, बस लोगों के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम लोगों को क्या मिलता था। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर उस टाइम पे ऑफर नहीं दिया गया था। यहाँ पे आपको हाइलोजन सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, प्लस एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो बाकी चलिए एक बार मैं आपको पीछे की सीट दिखा देता हूँ। ये सीट इस टाइम मैंने मैक्सिमम पीछे कर रखी है, तो इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो चलिए पीछे चलते हैं एक बार। ये अब सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है। बाकी पीछे आपको इतना सा स्पेस मिल जाता है, तो थोड़ा सामान रखा है, प्लीज़ माइंड मत। सो गाइस पीछे की बात करूँ, इतना स्पेस मेरे को अभी भी मिल रहा है, इतना लेग रूम देखने को मिल जा रहा है, जबकि मेरी 5.5 फीट हाइट है एक नॉर्मल। तो गाइस 6 फीट का बंदा भी अगर ड्राइविंग करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी हेडरूम की बात करूँ तो आपको 8 to 10 इंचेस हेडरूम मिल रहा है। बाकी थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। बाकी आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी स्पेसिंग के मामले में बात करो तो 3 लोग इजीली बैठ जाएंगे अगर नॉर्मल एवरेज है तो। बाकी अगर हैवी इंसान है तो गाइस 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड इजीली बैठ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्पेस गाड़ी में दिया गया है। बाकी इधर डोर की बात करो तो इसमें आपको ये चीज़ को थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे 2017 में भी। आज की डेट में भी रेनॉल्ट यही सिस्टम प्रोवाइड कर रहा, पता नहीं इसी पे आगे क्यों अटका हुआ है। तो बाकी यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको कुछ हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है। तो काफ़ी सब कुछ इसमें अच्छा प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी अच्छा सेटअप दिया गया। तो गाइस इंजन नॉइज़ की बात करो, इससे इंजन नॉइज़ आपको बाहर मिलता है, पर केबिन में नॉइज़ काफ़ी कम आती है। काफ़ी सही रिफाइन से इंजन दिया गया है, जबकि ये गाड़ी 3 साल पुरानी, उसके बाद भी नॉइज़ काफ़ी हद तक कम है। बाकी यहाँ पर आपको एक इंसुलेशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि नॉइज़ को और ज़्यादा कम। बाकी पावर फिगर्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको DCI की बैजिंग करके रेनॉल्ट इंजन प्रोवाइड करता है, जो कि 1461 सीसी का इसमें आता है। ये 4 सिलेंडर के साथ आता है और 110 PS और 245 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। बाकी माइलेज की बात करूँ तो गाइस इसमें आपको हाईवे की बात करूँ तो 21 kmpl का कंपनी माइलेज क्लेम करती है और सिटी के अंदर 14 kmpl का माइलेज इसमें प्रोवाइड किया जाता है। बाकी इसके जो ऑनर है उससे हम बात करेंगे कि कितना माइलेज इसमें वो निकाल रहे हैं और कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसमें आपको हाइड्रोलिक ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्कॉर्पियो के अंदर भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और बाकी चलिए इसके ऑनर से बात करते हैं एक बार कि अभी तक कैसा एक्सपीरियंस वो फील कर रहे हैं। सो गाइस चलिए इसके ऑनर से बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और हेलो कर दीजिए सारे व्यूअर्स को। हेलो गाइस, मेरा नाम हैरी रंधावा है, मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ, रामनगर से। और इस कार को मैंने अपने दोस्त से लिया था, तो बाहर फॉरेन कंट्री जाने की वजह से वो मुझे दे गया था। और इसको 3 साल चलते हुए हैं। मेरे पास इसको 1 साल हो गया है और हम लोग ज़्यादातर इससे लॉन्ग ट्रिप पे जाना पड़ता है क्योंकि पिताजी की तबीयत सही रहती नहीं। तो कभी मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पंजाब और इससे मुंबई तक हम लोग गए हैं। तो हाईवे के ऊपर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, इसका सस्पेंशन बहुत ही शानदार है और लॉन्ग हाईवे के ऊपर इसका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। और एवरेज की बात करें तो हाईवे के ऊपर इसका एवरेज 18-19 तक आ रहा है और सिटी में और यहाँ लोकल रोड्स में इसका एवरेज 15 के आसपास है। और कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है लॉन्ग ड्राइव के दौरान, जैसे कि चंडीगढ़ या अमृतसर जाते समय कहीं रास्ते में कोई टेक्निकल कोई भी फॉल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि आज तक इसके कोई टायर में पंचर भी नहीं हुआ है 3 साल चलने के बाद। तो बाकी भाई एक बात कहना चाहूँगा कि भाई इतने सेटिस्फाई लग रहे हैं इस कार से कि उन्होंने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने इस सिंपल लाइन में इतने फ्लो में इसको सब कुछ एक्सप्लोर कर ही डाला। तो चलिए बाकी भैया आपने काफ़ी डिटेल्स अपनी सिंगल लाइन में दे दी है। बाकी कितने खुश हैं आज की डेट में इस गाड़ी से?
इस गाड़ी से मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और आज भी इसका इंश्योरेंस अगर रिन्यू करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं तो इसका जो रीसेल वैल्यू आज भी 6 लाख के अप्रोक्स आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है 3-3.5 साल चलने के बाद भी। तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत आज तक आई नहीं है। रेनॉल्ट का जो निशान का इसमें इंजन दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर अलग अलग मोड भी हैं, इकॉनमी मोड भी है और आप इसको सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड तीनों में चला सकते हैं। जैसा आपका यूज़ होगा आप इसको मोड के अनुसार चला सकते हैं। हम ज़्यादातर इसे इकॉनमी मोड में यूज़ करते हैं जिससे एवरेज इसका अच्छा आता है। तो एक बात कहना चाहूँगा, आपने निशान की बात इसमें ऐड की तो उस टाइम आपके मन में ख्याल नहीं आया कि यार निशान को ले लेना चाहिए था, या निशान से क्या अलग लगा आपको इसमें कि आपने इसको प्रेफर करा? जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो हमने इसके वीडियोस और इसके जो कंपनी के द्वारा दिए गए थे वो काफ़ी देखे थे, उनसे हम बहुत इम्प्रेस थे इसके डिज़ाइन को लेकर। खासकर इसका डिज़ाइन वैसे तो निशान के बिल्कुल आसपास ही है, लेकिन इसका उस समय क्रेज़ था एक मन में कि डस्टर का बड़ा नाम था तो वो लेना था। दूसरा, मैंने अपने दोस्त से ली है तो अगर मैं नई परचेज़ करता तो शायद मैं ये चीज़ सोचता, लेकिन मैंने दोस्त से ली है, उसने एज ए गिफ्ट मुझे दी है, तो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं था ऐसा चूज़ करने का, तो मैंने यही ऑप्ट किया इसको ही। वैसे पर्सनली ओपिनियन की बात करूँ, जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च की गई थी एसयूवी के ऑप्शन थे तो लिमिटेड से ही ऑप्शन थे पर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। बट एक रेनॉल्ट ने एक ऐसी ये गाड़ी लॉन्च की थी जो कि बजट फ्रेंडली भी थी और लोगों को एसयूवी का, जिन लोगों का एसयूवी का सपना था उन्होंने इससे पूरा किया और काफ़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे। पर आज की डेट में काफ़ी सारे ऑप्शन, प्राइस रेंज के हिसाब से भी बात करूँ या सेमी एसयूवी की बात करूँ या एसयूवी की बात करूँ तो आज के टाइम में तो काफ़ी सारे हैं। आज के टाइम में तो टाटा ने भी जब से जगुआर के साथ टाई अप किया है तो उसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा हो गया है। टाटा के इंजन भी काफ़ी अब चेंज कर दिए गए हैं और इम्प्रूव कर दिए गए हैं। तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाटा के पास भी हैं, महिंद्रा के पास भी ऑप्शंस बहुत हैं। महिंद्रा TUV 300 भी आ रही है। XUV तो चलो कॉस्टली आ जाती है, लेकिन TUV इस रेंज में है। और स्कॉर्पियो का भी जो बेस मॉडल है वो भी लगभग इसके थोड़ा पैसा इसमें डालेंगे तो आ सकता है लगभग। तो अगर आज की डेट में बात करूँ, अगर आज की डेट में आपको गाड़ी लेनी होगी तो क्या आप इसको प्रेफर करेंगे या इसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन पे जाएंगे? तो कुछ बताइए। इस समय 2 और मार्केट में नए ऑप्शन आए हैं। एक हुंडई दे रही है, हुंडई की गाड़ियाँ आई हैं इसी रेंज में जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और एक विदेशी कंपनी भी यहाँ पर लॉन्च हुई है तो उसकी भी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। उसका नाम मेरे को अभी तक आ नहीं रहा है माइंड में। किया, हाँ, किया की गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर भी इनसे ज़्यादा है और परफॉर्मेंस वाइज तो लगभग सेम ही है। तो अगर बजट देखना है आपने 10 से 12 लाख के आसपास, तो इस रेंज में ये एक बेटर ऑप्शन है अभी भी। बाकी इसी गाड़ी की बात करते हैं एक बार। आपने इतने लंबे आपने ट्रिप इसमें कर रखे हैं तो परफॉर्मेंस आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई इसके इंजन में, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई हो या आपको कहीं कुछ भी नहीं आ पाती हैं? और अभी तो रेनॉल्ट ने इसमें ऑटोमेटिक दे दिया है। इस गाड़ी में जो RXZ मॉडल है इसमें अब ऑटोमेटिक आ रहा है मैनुअल के साथ। आप ऑटोमेटिक भी ऑप्ट कर सकते हैं उसी कीमत में, लगभग 50,000 का डिफरेंस है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें आपको अभी तक मिल रही है, काफ़ी अच्छे सेटिस्फाइड लग रहा है आप इस गाड़ी से। बाकी एक बार माइलेज आपने अनवील कर ही दिया था कि कितना माइलेज इसमें आपको 20-21 तक आप बता रहे हैं कि टच कर जाती है, तो माइलेज के मामले में भी काफ़ी अच्छे। जो इसका मीटर शो करता है वो 23 तक शो करता है, लेकिन जब उसको हम ओवरऑल कच्चे पक्के सभी रोडों पर देखते हैं तो 15 से नीचे तो कभी नहीं जाता, लेकिन 15 से 20 के बीच में इसका माइलेज है। बाकी सर्विस कॉस्ट के मामले में क्या कहना चाहेंगे? सर्विस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसकी सर्विस लगभग 5,000 से कम किलोमीटर पे तो होती भी नहीं है, तो कॉस्ट इसकी वही 9-10,000 आती है पर सर्विस, लेकिन 5,000 किलोमीटर के बाद ही इसकी सर्विस होती है। तो सर्विस के इंजन्स जो हैं वो बहुत ही बाहर की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, तो इतनी जल्दी इनके इंजन ऑयल भी ख़राब नहीं होती। तो इसकी सर्विस आप सारी कंपनी में कराते हैं या कहीं आफ्टर मार्केट लोकल में? कोई आफ्टर मार्केट सर्विस नहीं कराई है हमने। इसकी सभी सर्विस जहाँ से ली गई है हल्द्वानी से वहीं पे करवाई। अच्छा, आप सारी कंपनी में ही सर्विस कराते हैं, तो इसके आपको 9 to 10,000 में सर्विस इजली हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आफ्टर मार्केट भी कराएंगे ओपन मार्केट में तो 6-7 हज़ार रुपये आई थिंक आ ही जाएगी ईजिली। आफ्टर मार्केट में भी आप फर्स्ट चॉइस में करवा सकते हैं, उनका भी अच्छा है, वो भी अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं गाड़ी।
अच्छा, तो बाकी तो सब कुछ इस गाड़ी में भाई हमने शो कर ही दिया है। अगर कोई क्वेश्चन मिस आउट हो गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। और बाकी वीडियो को एंड करते हैं, तो भाई बाय कर दीजिए सारे व्यूअर्स को एक बार। जाते जाते बाय करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन रोड्स और इंडियन मार्केट के हिसाब से ये एक टॉप एंड जो है ऑप्शन है आपके लिए। जब भी आप ख़रीदने जाएं तो आप अच्छे से उसके रिव्यूज़ कंपनी के और जो लोगों से बात करके उसके बाद ही डिसीजन लें, क्योंकि आपने 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो किसी गलत गाड़ी में आप ना फंस जाएँ। यही मेरा कहना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बाकी भैया ना काफ़ी अच्छी बात हमको इसमें प्रोवाइड की है कि आप जो एक मिडिल क्लास मैन होता है वो काफ़ी मेहनत से गाड़ी के लिए इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद वो अगर गलत गाड़ी चूज़ कर ले तो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो गाइस बस यही करूँगा, जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें, सब कुछ रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी डिसीजन पिक करें। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई गाड़ी आप मेरे चैनल पे फीचर्स कराना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे एक ईमेल आईडी प्रोवाइड होगी, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब रनर KSP। थैंक यू दोस्तों।